गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो और आपने चैप्टर नंबर 3 के आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है हम उसे 2 मान के चल रहे हैं क्योंकि हम पार्टनरशिप के हिसाब से चल रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर करने के लिए 5, 6 एंड 7। कुछ बच्चों को 5th क्वेश्चन में डाउट था, उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उन्हें क्लियर कर दिया। आप इसकी ट्राई करते रहो। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 मैं करवाऊंगा, तो लो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करवाऊं इस छोटी सी क्लास के अंदर। फिर हम कल दूसरा मेथड सीखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड, और उस मेथड से रिलेटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन है। इसे हम कल ही खत्म करेंगे। कल थोड़ी क्लास बड़ी करके हम इसे खत्म करेंगे इन 7 क्वेश्चंस को। और तीसरा जो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, उससे के रिलेटेड भी 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। तो हम कोशिश करेंगे कि कल हम आपके दोनों मेथड खत्म करें ताकि इसका पहला पार्ट, इस चैप्टर का जो 3A पार्ट है वो कल खत्म हो जाए, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे मेथड्स खत्म कर लें। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा था आप कभी भी 2 मेथड के साथ कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपसे एक बात बार बार 100 बार कहूंगा, हम 100 मार्क्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। मैं उस हिसाब से कंसेप्ट को पकड़ के चल रहा हूं ताकि आप 100 मार्क्स ले सको। अगर आपको लगता है कि आप कहीं और पढ़ के 100 मार्क्स ला सकते हो तो प्लीज जहां आपको समझ आ जाए आप वहां से पढ़ लो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरे 100 नंबर अकाउंट्स में आए और हम इस बार कुछ मिरेकल करके दिखाएं, तो फिर अपने स्कूल के अंदर चलते हुए चैप्टर्स को आपको छोड़ना होगा। आपके स्कूल में तो ऑलमोस्ट एक बुक खत्म हो चुकी होगी, कई स्कूलों में तो एक बुक से ज्यादा दूसरी बुक ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। अरे क्या बेवकूफी है ये, मुझे समझ नहीं आता कि हम जुलाई और अगस्त से पहले सिलेबस खत्म करके कहां जाने वाले हैं। आप सिलेबस खत्म करवाते हो, क्लास में 60 बच्चे हैं, 2 बच्चों को समझ आता है, वो भी उन 2 को जो कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, तो बाकी बच्चे में 50 बच्चों को क्या होगा? अगर 2 बच्चों को समझ आ गया और 58 बच्चे खाली बैठे रह गए तो उनका क्या फायदा? पता नहीं मैडमों को समझ नहीं आ रही, भागे जा रहे हैं, अंधों की तरह दौड़ लगा रहे हैं। ये नहीं पता आगे जाके टक्कर कहां मारनी है, मालूम ही नहीं है टारगेट क्या है। पर अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर है, अपना टारगेट 99 नहीं है, अपना टारगेट 100 है। मैं टारगेट 99 बोल के 60 नंबर लाके खुश होने वाला नहीं हूं। मेरे पास लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चे थे 17 बच्चे, तो 11 बच्चे ऐसे थे जो 90% ऊपर से मार्क्स ले गए थे। इसलिए हम तो कोशिश ये करेंगे कि सब बच्चे 90+ में जाएं, और कुछ अच्छे बच्चे हैं इस बार जो 100 तक मार्क्स ला सकते हैं, वो और कोशिश करें। जो थोड़े वीक है वो और ज्यादा मेहनत करें और सब दूसरों को बीट करें। इसलिए स्कूल में होने वाले टेस्ट को आप भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ। ये जो क्लास टेस्ट है, जो हाफ ईयरली है, इसके कहीं मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आप इन्हें फिलहाल भूल जाओ। अगर इसके मार्क्स जुड़ते ना तो ये इतनी बड़ी महामारी हुई, इतने टाइम तक पेपर पेंडिंग रहे, आज फिर पेपर होने वाले हैं 12th क्लास के। क्या उन्होंने पिछले मार्क्स देख के 12th के बच्चों को पास कर दिया? नहीं करते, क्योंकि बोर्ड वाले भी जानते हैं कि बच्चे इन पेपरों में सीरियस नहीं होते। आप सिर्फ एक टारगेट देखो, एक टारगेट। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था कि तुम्हें वो घूमती हुई मछली में क्या नजर आ रहा है, वो पानी में मछली की आंख में तीर मारना था ना, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था। मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं सुनी हुई बात में आपको सुना रहा हूं। मैं ज्ञानी पंडित नहीं हूं, फिर भी सुनाता हूं। तो सबने, किसी ने कहा मछली दिख रही है, किसी ने कहा पानी, किसी ने कहा परछाई, तो अर्जुन ने कहा मुझे वो आंख दिखती है जिसमें तीर मारना है, सिर्फ आंख। क्योंकि घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना था, पानी में देख के। पानी में उसकी परछाई दिख रही थी और मछली ऊपर घूम रही थी। ऐसे कुछ है ना, महाभारत में हमने देखा था। तो टारगेट सेट रखो, बार बार मत हिलो। किसी ने कुछ कहा तो एकदम से विचलित मत हो जाया करो, एकदम सब कुछ समझ आ जाए तो एक्साइटेड मत हो जाया करो। दोनों काम नहीं होने चाहिए, ना एक्साइटमेंट होनी चाहिए और ना ही आप डिमोरलाइज हो जाओ। बस टारगेट पे बने रहो। यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट योर टारगेट। प्लीज डू नॉट वरी, कीप ट्रस्ट ऑन योर टीचर। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल। मुझे मालूम है आप लोगों को 100 नंबर कैसे दिलवाने हैं, और इस बार मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसे बच्चों का ग्रुप मिला है जिसमें ऐसे बच्चे पढ़ने वाले हैं जो 100 मार्क्स का आंकड़ा टच कर सकते हैं, कर सकते हैं।
इसलिए इधर उधर यहाँ वहां से कान बंद करो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। आपकी क्लास टेस्ट में अगर आपके 0 मार्क्स भी आ जाए तो मेरी तरफ से आप अपनी मम्मी डैडी को सॉरी बोल देना, आप कह देना कि अभी सर ने नहीं पढ़ाया। लेकिन जो चैप्टर आपको पढ़ा दिया अगर उसका कोई आपका टेस्ट ले ले या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे पहले आंसर निकालने वाले पूरी क्लास के अंदर बच्चे आप ही होने चाहिए और आप ही होगे। बिलीव मी, ऐसा मेरे साथ हर बार होता है, लेकिन हाफ ईयरली तक आपको शांति रखनी होगी। हो सकता है हाफ ईयरली तक होने वाले किसी भी क्लास टेस्ट में आप ठीक तरह से पास ना कर पाओ। नो वरी, प्लीज डू नॉट वरी। लेकिन जब प्री बोर्ड होंगे तो फिर धमाका आप ही करोगे, क्लास में टॉपर आप ही होगे, स्कूल में बड़ी बड़ी फोटोज आपकी लगेंगी। कीप ट्रस्ट ऑन मी, इसलिए टेंशन नहीं लो। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलो, क्योंकि मैंने आपका पेपर भी भेजना है 2 बजे और ऑलरेडी 1:45 हो चुके। मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं। मैंने इस क्वेश्चन को करने का एक ढंग बताया था, हाँ सर, लेकिन हमने वो ढंग जानबूझ के सीखा नहीं सर, क्योंकि हमारी स्कूल की मैडम ने कुछ और सिखा दिया। ठीक है, फिर आपकी मर्जी, लेकिन मैं उसी ढंग से करता हूं। ये देखो, सबसे पहले क्या लिखना था? ईयर। कितने साल का प्रॉफिट दिया है? 2013, 2014 और 2015। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है सर? 40,000, फिर 50,000 और फिर 60,000। ये ईयर था, ये प्रॉफिट था। मैंने ऐसे ही ठीक आपको समझाया था। फिर मैंने कहा अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल गेन, हम उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अगर कोई नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल इनकम या नॉर्मल गेन जो हम गलती से ऐड करना भूल गए उसे हम ऐड कर देंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंस है, जो एबनॉर्मल है, उसे हम क्या करेंगे? सर हमें नहीं मालूम क्या करेंगे। अरे उसे हम वापस प्लस कर देंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे हम प्लस कर देंगे, और अगर कोई नॉर्मल लॉस या नॉर्मल एक्सपेंस है जिसे हम लिखना भूल गए उसे हम माइनस कर देंगे, और लास्ट में यहां निकल के क्या आएगा? सर नॉर्मल प्रॉफिट। ये जगह क्यों छोड़ दी सर आपने? अरे हाँ, आगे भी कुछ होगा तो देख लेंगे, क्योंकि ये वेटेड वाला क्वेश्चन है। गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज of the weighted average profit of past 3 years and the weights are given 1, 2 and 3। वेट भी है इस क्वेश्चन में। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, और उसी से हम निकाल सकेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आओ फटाफट जल्दी से करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये कुछ इन्होंने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एडिशन इन्फॉर्मेशन दी है। आओ देखें क्या बोलता है। नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹1,000 is included in the profit of 2014। नॉन रिकरिंग मतलब एक ऐसी इनकम जो हर बार नहीं होती, एक ऐसी इनकम जो हर महीने हर बार नहीं होती, ये नॉन रिकरिंग है, मतलब एबनॉर्मल इनकम है। कोई भी ऐसी इनकम या ऐसा गेन जो अचानक हो जाए और हर बार ना हो, वो क्या है? एबनॉर्मल है। इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस, इट इज नॉट फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये एबनॉर्मल है। तो ऐसी कोई इनकम जो नॉन रिकरिंग है, ये एबनॉर्मल इनकम है, और आपको तो मालूम है ऑफ ₹1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2014। 2014 में 1,000 इनकम गलती से ऐड हो गई, तो लो मैं निकाल देता हूं। हो गया, पहली वाली ट्रांजेक्शन हो गई। फिर क्या बोलता है? प्रॉफिट ऑफ ₹2013 have been reduced, कौन से साल का? 2013 have been reduced by ₹6,000 because goods are destroyed by fire। मुझे बोलो ना, हर साल आग लगेगी क्या? नहीं सर, ये अब नॉर्मल लॉस है, हमें समझ में आ गया, बार बार मत समझाओ। ये लो 2013 एबनॉर्मल लॉस 6,000 मैंने प्लस कर दिया। दूसरी इंफॉर्मेशन भी हो गई। आओ तीसरी में चले। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज ₹400 पर ईयर। सुनो मेरी बात,
गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे और कंपनी ने सोचा कि इन्हें इंश्योर्ड करवा देना चाहिए, अब ताकि दोबारा से कभी आग लग जाए तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो कंपनी ने गुड्स को इंश्योर करवा दिया। गुड्स का इंश्योरेंस करवाना कंपनी का एक नॉर्मल एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्सपेंस। तो गुड्स को इंश्योर करवाया कंपनी ने और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था? 400 रुपए था। तो गुड्स 3 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी ने दिया होगा। इस साल का भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, इस साल का भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरा और इस साल का भी इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी ने भरा, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंस है, कंपनी हर साल इस खर्चे को देने वाली है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑलवेज पेड फॉर अ ईयर, फॉर 1 ईयर। ये बात आप 11th क्लास से जानते हो। और कंपनी ने क्या कहा? गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज 400 पर ईयर। यानी जब 2013 में आग लगी तब से लेके कंपनी ने गुड्स को इंश्योरेंस करवा दिया और हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। ये नॉर्मल एक्सपेंस है, ये तो माइनस करना ही पड़ेगा। आओ आगे चले, ये भी हो गया। उसके बाद रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑनर इज ₹6,000 नॉट टेकन इनटू अकाउंट। 6,000 रुपए हमारी बात हुई थी ऑनर को हर साल देने की। 6,000 रुपीज जो हमें ऑनर को देने थे, ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। ये है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन या ऑनर रेम्यूनरेशन, मतलब उनकी सैलरी टाइप। हम जब वर्कर को देते हैं तो वेजेस बोलते हैं, मैनेजर को देंगे तो सैलरी बोलेंगे और डायरेक्टर को देंगे तो क्या बोलेंगे? रेम्यूनरेशन। ठीक है जी। लो, ये बात हुई थी रेम्यूनरेशन देने की कितनी? 6,000। किसको? डायरेक्टर को देने की बात हुई थी, जो हमने नहीं दिया। ये भी नॉर्मल एक्सपेंस है और 3 साल नहीं दिया, ये हमें देना चाहिए था। 6,000 6,000 6,000, ये भी हमें 3 साल माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज अ नॉर्मल एक्सपेंस एंड वी फॉरगेट टू अकाउंट फॉर इट। हम भूल गए तो उसको अकाउंट करना, तो हमें वापस करना पड़ेगा। वी हैव टू पे बैक। हमें रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स को, ऑनर्स को देना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या बोलता है। फिर आगे बोलता है प्रॉफिट, ये भी हो गया। फिर बोलता है प्रॉफिट ऑफ 2015 इंक्लूड ₹5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। जो 15 के अंदर हमने 5,000 कमाया, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये हर साल नहीं होने वाली। इट इज नॉट अ नॉर्मल इनकम। ये हर साल हम 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट पे नहीं कमाने वाले। ये तो इस साल मार्केट में तेजी थी तो हमने 5,000 कमा लिए, हो सकता है अगले साल बढ़ जाए, हो सकता है 0 भी हो जाए, तो ये एबनॉर्मल इनकम है। अब इसको भी 2015 से हम माइनस कर दे, बस। अब हम क्या निकाल देंगे? अब निकल जाएगा सर नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखो 40,000 प्लस 6,000, यार कुछ नहीं है, 40,000 प्लस 6,000 माइनस 6,400, तो कितना आ गया? 46 में से आपने निकाल दिया 46,000 माइनस 6,400, ये आ गया 39,600। ये कौन से साल का आ गया सर? ये आ गया 2013। आज और निकाले 2014, 2014 का निकालते हैं। ये है 50,000, इसमें से माइनस किया था हमने 1,000 और माइनस किया हमने 6,400, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42,600। लो, अब इसमें देखें तो क्या करना था हमें? ये था 60,000, हमने माइनस किया 5,000 एबनॉर्मल इसका, फिर माइनस किया हमने 6,400, ये आ गया 48,600। बस खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। रेक्टिफिकेशन कर लो, चाहो तो जो मर्जी कर लो, मर्जी आपकी है। आप चाहो तो रट्टा मार सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी याद कर लो, इस तरीके से भी समझ सकते हो। बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन हो तो माइनस, कोई गलती से नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल इनकम रह गई है तो प्लस, एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल एक्सपेंस हो तो प्लस। अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल वो भूल गए, क्या बोलते हैं, लॉस, तो उसे माइनस करना है और सब कुछ प्लस माइनस करके क्या निकल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। 4 बातें छोटी छोटी दिमाग में रखनी है। नहीं रख सकते क्या आप? रख सकते हैं सर। अब इसके आगे क्या बोलता है? अब ये इसने बोला है एवरेज प्रॉफिट के ऊपर वेट दिए हैं। क्या दिया है? वेट।
और वेट क्या दिया है 1, 2 और 3। ये लो, इसने वेट भी दिए हैं 1, 2 और 3। यही वेट दिए ना? हाँ सर, यही वेट दिए 1, 2 और 3। तो आपको मालूम है क्या निकालना पड़ेगा सर? वेटेड प्रोडक्ट। ये हो जाएगा 39,600 इंटू 1, ये हो जाएगा 39,600 और ये हो जाएगा 42,600 इंटू 2, ये आ जाएगा 85,200 और ये है 48,600 इंटू 3, ये आ जाएगा 1,45,800। इसका भी टोटल कर लो, इसका भी टोटल कर लो, इसका टोटल आ गया 6 और इसका टोटल सब आप निकाल लो ना, कैलकुलेटर आपके हाथ में है। हमें क्यों बोल रहे हो? हम नहीं करेंगे। ये हो गया 2,70,600। अब क्या निकालना है? अब निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,70,600 डिवाइड बाय 6। तो आ जाएगा 2,70,600 डिवाइड बाय 6, ये आ गया आपका 45,100। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज क्या ये गिवन है? आओ जरा देखें, क्वेश्चन में गिवन है। हाँ सर, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो सर ये हो जाएगा 45,100 इंटू 2। तो आंसर आ जाएगा 20 का 0, 20 का 0, 21, 225 का 10 और 19,200। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल करेक्ट, यही आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में जितना नोटिफिकेशन आपकी मैडम में करवाएंगी ना, आप कर लेना, लेकिन रट्टा नहीं मारना। दिमाग में सिर्फ 2 बातें दिमाग में डालनी है। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो वो माइनस कर देना है, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्लस कर देना है। बाकी नॉर्मल प्रॉफिट तो हम प्लस करते ही करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल इनकम को तो हम प्लस करते हैं, और नॉर्मल एक्सपेंस को या नॉर्मल लॉस को तो हम शुरू से माइनस करते ही आ रहे हैं। मैंने ये 4 कॉलम इसीलिए बनवाए ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको पहले 9 क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको डाउट ना आ जाए। बुक ने ऐसा नहीं किया। हर मेथड हमारा डिफरेंट रहेगा बुक से, लेकिन मैं इजी मेथड बनाने की कोशिश इसलिए करता हूं ताकि हर बच्चा उसे कर जाए। सिर्फ आप नहीं, कोई भी बच्चा क्वेश्चंस को कर जाए। बहुत सारे चैनल आप देखते रहो, बहुत सारी बातें आप सीखते रहो, कंफ्यूज होते रहो, लेकिन मेरी बात मानो ना, आप सिर्फ एक ही चैनल देखो और वो है अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक वर्ड मेरा सुन लो, 100 मार्क्स ले जाओगे। अच्छा, किसे चाहिए 100 मार्क्स? छोड़ो ना सर, आप ये लो। तो हो गया आपका आंसर। सिर्फ ये बात दिमाग में रखनी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन हो तो माइनस, एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंस हो तो प्लस। बाकी नॉर्मल के साथ हम क्या करते हैं हमें मालूम है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते, नॉर्मल लॉस है तो, नॉर्मल एक्सपेंस है तो माइनस करना ही पड़ा। देखा ना, यहाँ पे 2 आइटम आ गए इस बार। ये लिखने का फायदा सर, यहाँ तो कुछ नहीं आया, आपने वैसे ही लिख दिया। अरे भाई, एक रूल बना दिया है, एक मेथड है, उसमें कभी कुछ आए कभी कुछ ना आए, लेकिन मेथड तो मेथड के हिसाब से चलेगा। ठीक है जी, आप इसे नोट कर लो। मैं आपको पेपर भेज दूं, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पेपर में आ जाए। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार। क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। 3 years परचेज में निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, और वो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेट भी गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, कोई बड़ी बात नहीं। 5 साल का प्रॉफिट और लॉस गिवन है। 2015 में प्रॉफिट है, 16 में प्रॉफिट है, 17 में लॉस है, 18 में प्रॉफिट है, 19 में प्रॉफिट है। ये 5 साल का प्रॉफिट और लॉस गिवन है, इसमें 1 साल में लॉस है, बाकी प्रॉफिट है। और सामने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। 2016 के सामने लिखा है, आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹41,500। हमें मालूम है एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और 2017 के सामने लिखा है, आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000। हमें अच्छे से मालूम है कि अगर एबनॉर्मल गेन है
तो उसे हम माइनस कर देंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी हैं। बोलता है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹40,000। यू नो, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाए तो क्या होता है? नहीं सर नहीं, हमें नहीं मालूम। फोन से निकल के आऊंगा और एक कस के लपेट लगा दूंगा। अगर आपने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या होता है, हमें नहीं मालूम। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हो सर? दो जगह पे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक असेट्स में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर 40,000 से बढ़ जाएगा, 40,000 ना, हाँ, तो फिर उसका असर कहाँ पड़ेगा सर? उससे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने से क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी हमने गलत कर दिया। ओवर वैल्यूड है तो मतलब हमने ज्यादा दिखा दिया, अब हमें निकालना पड़ेगा, अब उसे माइनस करना पड़ेगा। ये भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और उसका असर अगले साल में भी पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में भी, वो भी हम देखेंगे क्या करना है। फिर बोलता है नेक्स्ट, अगले में क्या बोलता है? रिपेयर्स टू मशीनरी ₹60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। लो, हमने मशीन रिपेयर करवाई, 60,000 पे किया, उसे दिखाना चाहिए था एक्सपेंस में और दिखा दिया मशीनरी अकाउंट में, मतलब बैलेंस शीट में, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया। फिर क्या बोलता है? और 1 जुलाई डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी एट 20% पर एनम और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लो जी, हमने एक तो गलती से उसको मशीन अकाउंट में दिखाया, और दूसरी गलती ये की कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया, वो भी अगले 2 साल का। मतलब 2 साल का निकला ना, 1 जुलाई 2017, मतलब यहां कहीं गलती हुई, यहां भी और अगले साल। तो पहली गलती हमने क्या की कि हमने रिपेयर को दिखा दिया मशीनरी अकाउंट में। पहली बात तो वो दिखाना नहीं चाहिए था मशीनरी अकाउंट में, इट वॉज अ नॉर्मल एक्सपेंस, हमने वो नहीं दिखाया। और दूसरी गलती हमने क्या की? हमने जो डेप्रिसिएशन काट दिया एक्सपेंस में से, वो कटना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब मशीन ही नहीं थी तो डेप्रिसिएशन कैसा? तो 2 गलतियां एक साथ, यानी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हमसे हुई हैं। अब इसे हम ठीक कर लेते हैं। आओ हम देखें क्या करना है। कोई बड़ा काम नहीं है, अपना तो वही फंडा है। सर ये वाला फंडा ना मैडम नहीं मानती। अरे नहीं मानती तो आप ही मत मानो ना, किसने कहा कि आप मान जाओ? लो, 1,05,000 मैंने कब कहा कि आप इसी मेथड से करो? अरे बस आंसर आना चाहिए। ये देखो 20,000, फिर 1,80,000। अरे मैं नहीं कह रहा हूं आप इस मेथड से करो, आप मुझसे लड़ क्यों रहे हो? नहीं सर, आप कहते हो कि बस आपका ही मेथड अच्छा है, बाकी सब मेथड बकवास है। हाँ, आप फिर मैं बोलता हूं, ये लो। अरे मैं अपनी ऐड करूंगा यार, आपको जहां अच्छा लगता है कर सकते हो। ये देखो, पहला है एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन, अगर कोई है, या एबनॉर्मल इनकम कोई है, तो इसे हम क्या करते हैं सर? माइनस। और गलती से अगर हम कोई नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल इनकम या नॉर्मल गेन अगर भूल गए तो उसे क्या कर देते हैं सर? प्लस। ये तो हो गया प्रॉफिट की बात। अब बात करते हैं लॉस की। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो उसे हम क्या कर देते हैं सर? प्लस। और अगर गलती से कोई नॉर्मल एक्सपेंस या नॉर्मल लॉस हम भूल गए तो उसको हम क्या करते हैं सर? माइनस। और निकल के क्या आता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट। यही तो निकालना है। ये आ गया तो सब काम खत्म, यहीं तक नहीं पहुंचते बच्चे। आओ देखते हैं। सबसे पहले इसे देखिए क्या बोलता है। आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹41,500, 2016 के अंदर एबनॉर्मल लॉस था 41,500। चुपचाप से प्लस कर दो, जो सामने दिया वो तो करो। फिर बोलता है 2017 में, जहां ऑलरेडी लॉस है, आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000, और ये तो माइनस होगा, एबनॉर्मल गेन तो फिर माइनस होगा, यानी लॉस और बढ़ गया। पहले लॉस 20,000 गिवन था, फिर उस पर एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन था 40,000, वो भी माइनस हुआ, तो अब लॉस कितना हो गया 60,000। अभी तक तो यही कहानी समझ में आ रही है। अब आगे चले और नेक्स्ट चले, और नेक्स्ट में क्या बोलता है जरा देखे फटाफट, जरा आगे दिखाओ तो क्या बोलता है। सर कहता है, सर नहीं कहते, बुक कहती है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹40,000। कौन से साल का बोल रहा है? 2015। यहां
क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज ओवर वैल्यूड। पता है जब कभी भी आप क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हो ना, ओवर वैल्यू, उसका मतलब है आपने क्लोजिंग स्टॉक के फिगर को ज्यादा दिखाया, उससे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया और ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। इट मींस इट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें किसी भी हालत के अंदर इस 40,000 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इस 40,000 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये 40,000 यहां से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये एबनॉर्मल गेन है। हमने ओवर वैल्यू कर दिया, हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू दिखाया। और मालूम है आपको, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और आपको तो अच्छे से बात मालूम है, तो अगले साल के अंदर, अब ये क्योंकि यहाँ 40,000 घटा, तो अगले साल के अंदर 2016 में ये 40,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, मैं जरा सही रखूं, ये यहां है, लो, ठीक है जी। ये 2016 में मैं ऐसे बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अरे ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, देखो आप, क्या ड्राइंग बहुत ही लाइन रेडी हो गई। कोई बात नहीं, फिर क्या है, लाइन से क्या लेना। अब आगे बढ़े, ये कहानी हो गई, ये भी दोनों हो गई। फिर आगे क्या बोलता है, रिपेयर्स टू मशीनरी ₹60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2017। कहा गया वो बुक, कहा गई, ये रहा। रिपेयर टू मशीनरी ₹60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हमने कुछ मशीन पे रिपेयर करवाई और देखो हमने क्या बड़ी गलती की, उसे मशीनरी अकाउंट में दिखा दिया, जबकि एक नॉर्मल एक्सपेंस था। हम इसे माइनस करना भूल गए। कौन सी तारीख में, ऑन 1 जुलाई 2017। यहां तो नहीं होगा, यहां, इधर, और ये नॉर्मल एक्सपेंस था 60,000। ये एक नॉर्मल एक्सपेंस था 60,000 जिसे हम भूल गए, जिसे हम भूल गए 60,000। इट वॉज सपोज्ड टू बी अ नॉर्मल एक्सपेंस। हमें इसे नॉर्मल एक्सपेंस में दिखाना चाहिए था, जो कि हम भूल गए। और दूसरी बड़ी गलती हमने क्या की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक तो हमने इस साल 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, और फिर 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। 2 बार हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और वो भी कौन से मेथड से, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। वो भी कौन से मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। वो भी कितने के ऊपर, 60,000 के ऊपर। यानी 60,000 इंटू 20% इंटू जुलाई है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। और यहां बचा हुआ जो आएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो कितना आया, 60,000 इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 9,000। कितना आया सर, 9,000। तो 60,000 में से 9 चला गया तो क्या बचा सर, 51,000। और इस पे पूरा 20%, पूरे साल का 51,000 इंटू 20%, ये कितना आया सर, 10,200। अब ये वो एक्सपेंस है, ये वो एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, आप जानते हो। ये वो एक्सपेंस है जो हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन काट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या ये कटना चाहिए था? नहीं सर, जब मशीन ही नहीं थी तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों काटा? 2 गलतियां कर दी। एक तो मशीन दिखा दी मशीनरी अकाउंट में, जबकि उसे दिखाना चाहिए था नॉर्मल एक्सपेंस में, वो था रिपेयर टू मशीन। पहली गलती तो ये की। और दूसरी गलती ये की कि उस मशीन पे जो हमने गलत दिखाई, उस पर डेप्रिसिएशन निकाल दिया, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, वो भी 20% के हिसाब से, और वो भी 2 साल। कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। तो डेप्रिसिएशन 9,000 जो हमने काटा,
वो नहीं काटना चाहिए था, इट वॉज नॉट ए नॉर्मल एक्सपेंस। अब वो क्या हो गया, अब वो एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गया, तो अब हमें इसे वापस ऐड करना पड़ेगा 9000 इस साल, और इस साल 10,200। आप मेरी बात समझ गए ना? हाँ सर हम समझ गए, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक वाली बात एक बार दोबारा से समझा दो सर। तो सुनो मेरी बात, जब कभी भी हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करेंगे तो उसका असर कहां पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओवर वैल्यू किया ना, ओवर वैल्यू मैंने ज्यादा दिखा देना। अंडर वैल्यू होता तो क्या होता? ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता, मुझे उसे ऐड करना पड़ता, मुझे उसे यहाँ पे ऐड करना पड़ता, यहाँ ऐड करना पड़ता, नो यहाँ माइनस करना पड़ता। अभी हमने क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज ओवर वैल्यू, हमने ओवर वैल्यू दिखा दिया। आई थिंक ओवर वैल्यू दिखाया ना हमने, हाँ माइनस कर दिया यहाँ पे और यहाँ प्लस कर दिया। इस साल में हमने माइनस कर दिया और अगले साल में हमने प्लस कर दिया, क्योंकि ओवर वैल्यू दिखा दिया था। ओवर वैल्यू का मतलब हमने ज्यादा दिखा दिया था, उससे प्रॉफिट बढ़ गया था, उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, जो कि गलत था। वो एबनॉर्मल प्रॉफिट था, इट वॉज नॉट द नॉर्मल प्रॉफिट। वो हमारी गलती की वजह से प्रॉफिट बढ़ा था। तो ये सारे चेंजेस हमने किए, और जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका असर अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे भी पड़ा होगा, अगले साल भी बढ़ के चला गया होगा। इसलिए हमने क्या किया, अगले साल में भी इसको प्लस कर दिया। ठीक है जी, आ जाओ और देखें तो क्या निकल के आया। पहले देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। तो 80,000 का प्रॉफिट था, इसमें से माइनस किया 40,000, नॉर्मल प्रॉफिट बचा 40,000। ये हो गया पहले वाला। नॉर्मल प्रॉफिट कितना बचा सर? 40,000। अगला क्या है सर? 1,05,000, 1,05,000। इसमें प्लस करें 41,500 और प्लस करें 40,000, ये आ गया 1,86,500, 1,86,500। और यहाँ ऑलरेडी 20 का लॉस था, उसमें 40 का और लॉस हो गया, तो ये हो गया 60,000 लॉस के साथ। और यहाँ 1,80,000 में हम प्लस करते हैं 9,000 और माइनस करते हैं 60,000, तो ये हो गया 1,29,000। और यहाँ ये है 2 लाख, इसमें प्लस करना पड़ेगा 10,200, ये आ जाएगा 2,10,200। और इसके सामने वेट गिवन है, हमें क्या गिवन है? वेट गिवन है। आओ देखें तो जरा वेट क्या बोलते हैं, आ जाओ। वेट्स कितने गिवन है? 1 2 3 4 5। आगे भी है क्वेश्चन, आगे भी है, हमें वेट गिवन है। वेट्स कितने वेट है सर? क्या है हेडिंग लिख लो आप डॉक्टर वाली, 1। लो मैं यहां पूरा कर देता हूं, इसको पूरा कर दूं, इसको पूरा कर दूं। 2 3 4 और 5 हमें वेट भी गिवन है। अब हमें निकालना क्या है सर? वेट प्रोडक्ट, और वो है 40,000, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये है 1,86,500 इंटू 2, 1,86,500 इंटू 2, ये हो जाएगा 3,73,000। फिर 60,000 इंटू 3, ये माइनस में है 1,80,000। फिर 1,29,000 इंटू 4, ये आ जाएगा 516,000। पता नहीं ठीक आ रहा है कि नहीं, मुझे शक क्यों हो रहा है। इंटू 5, ये आ जाएगा 10,51,000। तो लो इसका जरा टोटल मार लेते हैं। इसका टोटल आएगा 40,000 प्लस 3,73,000 माइनस 1,80,000 प्लस 5,16,000 प्लस 10,51,000, ये आ गया 18 लाख। और इसका टोटल 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इसका टोटल आ गया 15। अब मुझसे आगे मत पूछना क्या करना है, नहीं सर आपको बताना पड़ेगा। तो लो मैं गुडविल निकाल देता हूं, हम गुडविल निकाल लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। गुडविल के लिए, गुडविल निकालने के लिए मैं इसको हटा देता हूं। गुडविल का फॉर्मूला ये है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज, ये फॉर्मूला है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मुझे क्या करना पड़ेगा सर? आपको करना पड़ेगा 18 लाख
डिवाइड बाय 15। 18 लाख को डिवाइड करो 15 से, ये आ जाएगा 1,20,000। कितना? 1,20,000। 1,20,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 3। तो गुडविल आ जाएगी 3,60,000। क्या यही आ रही है गुडविल? बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है ये। गुडविल इज 3,60,000, बिल्कुल सही, यही गुडविल है 3,60,000। मैंने कहा ना 9 के 9 क्वेश्चन मैं एक ही मेथड पे चला, हर बार यहां कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने उसे हटाया नहीं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, कंसेप्ट को समझो। 12th क्लास कंसेप्ट क्लास है। 12th क्लास में एक क्वेश्चन इस मेथड से, एक क्वेश्चन उस मेथड से, कुछ उस मेथड से, कुछ ऐसे करोगे ना तो लास्ट में आके, अभी तो बड़े मजे आएंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आप घबरा जाओगे कि अब मुझे कुछ नहीं आता, मेरा आंसर तो कभी निकलता नहीं है आंसर। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं और हर बार समझाता हूं, क्लास 12th इज ऑफ कंसेप्ट क्लास। आप कंसेप्ट क्लियर करके चलो, क्वेश्चन कहीं से भी आए आंसर आ जाएगा। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे, या एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस करेंगे, अगर कुछ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल इनकम गलती से हम भूल गए तो उसे हम प्लस करेंगे, अगर एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल एक्सपेंस है तो उसे प्लस करेंगे, अगर कोई नॉर्मल लॉस या नॉर्मल एक्सपेंस हम गलती से भूल गए तो माइनस करेंगे, और ये सब प्लस माइनस करके जो निकलेगा वो आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। आप अगर ये बात समझ जाओ तो फिर आप पहले 9 क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। बस आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड व्हाट इज एन एबनॉर्मल लॉस। जो रिकरिंग नेचर के नहीं है, अचानक होने वाला गेन, अचानक होने वाला प्रॉफिट वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, और अचानक होने वाला लॉस, कोई भी ऐसा लॉस जो हो जाए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो एबनॉर्मल लॉस है। इतनी सी बात आपको समझनी, और आपके पहले 9 क्वेश्चन हो गए, ये पहला टॉपिक हो गया। कल हम सुपर प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करेंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड के कल सभी क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। कल इस टॉपिक से हम बाहर आएंगे सुपर प्रॉफिट से, ठीक है जी। चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करो।